हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक लीवर वेलफेयर एंड लॉ है। यूनिट 2 है ये। यूनिट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यूनिट 2 से रिलेटेड मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं और नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करूँगी। यूनिट 1 जैसा कि मैंने अपलोड की है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो पेपर है इसमें बहुत सारे लॉज हैं, डिफरेंट लॉज हैं लेबर से रिलेटेड, हमारे जो वेलफेयर, उनकी सोशल सिक्योरिटी, जितने भी लॉज हैं। सो लॉ में क्या होता है कि अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है। लिमिट्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं, रेट्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं। हालांकि मैं अपने अकॉर्डिंगली मतलब कि उसको चेक कर लेती हूँ, बट फिर भी मैं आप सभी से कहूँगी कि आप लोग जब भी क्वेश्चन, मैं देखिए आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही हूँ कि इस तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। एंड आपको उसको मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब भी हम कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उसका जो भी कंटेंट है आप उसको ब्रीफली जाके एक बार ज़रूर पढ़िए और पढ़ने के बाद ही एमसीक्यू को करिए। क्योंकि जब आप कोई भी पेपर, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, जैसे सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकेंड यूनिट में पूरा पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के बारे में है। और आप अगर अपने कोर्स में देखेंगे तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट आपके कोर्स में ही गलत दिया हुआ है, उसमें 1952 दिया हुआ है, जबकि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 है, ठीक है। तो मिस्टेक्स होती हैं, आपके कोर्स में देखिएगा, जो एलईओ का कोर्स है उसमें भी मिस्टेक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे एमसीक्यू को मेरे देखने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोर्स को एक बार ज़रूर देखें। और इसमें बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है, थोड़ा सा है, आप गूगल कर सकते हैं, एक बार शॉर्ट में आप देख सकते हैं। तो ताकि आपका जब कंटेंट पूरा क्लियर होगा उसके बाद अगर आप एमसीक्यू देखोगे तो आप खुद ही ये चीज़ बता पाओगे कि क्या चीज़ सही है और क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो ये मेरा छोटा सा टिप्स है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे का कोई भी एक भी एमसीक्यू गलत हो। जैसा कि आपको पता है कि 80 मार्क्स का पेपर है, मतलब 80 एमसीक्यूज़ आने हैं, 40 हमें करने हैं। और लास्ट पेपर का रिव्यू सभी बच्चों ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहा। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, जबकि मैंने उसमें 2 वीडियोज़ ही बना पाई थी, बट फिर भी बच्चों ने कहा कि काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से आए थे। सो मैं हमेशा यही सजेशन करूँगी कि आप जब भी वीडियो को करें उससे पहले टॉपिक पढ़ लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन वीडियो को करते हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकेंड यूनिट आपकी बेसिकली जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, उसके स्कोप्स, उसकी एप्लीकेशंस, डेफिनेशन, कंटिन्यूअस सर्विसेज क्या होती हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी क्या है, पावर ऑफ एग्जिम्ट कितनी है, नॉमिनीज के नॉमिनेशन में डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी एंड इंस्पेक्टर्स, रिकवरी ऑफ ग्रेजुटी एंड पेनाल्टी। तो ये पूरा जो यूनिट है आपका ग्रेजुटी से रिलेटेड है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बात करूँगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उस टॉपिक के बारे में डीप में पढ़ा सकूँ। तो मैं शॉर्ट समरी ले लेती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि ग्रेजुटी क्या होता है, एक लमसम पेमेंट होता है जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को एज अ रिवॉर्ड, जो भी उसने सर्विसेज दी होती हैं पास्ट में, उसके लिए पेमेंट करता है, ठीक है। सो अब अप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें, ये कब अप्लीकेबल होता है, मतलब ये एप्लीकेबिलिटी मतलब हमें ग्रेजुटी कब मिलेगी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, एम्प्लॉयड जो होता है वो एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट टू विच एक्ट इज़ अप्लाई, कब अप्लाई होगा, जब किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा हो, ऑयल फील्ड में हो, प्लांटेशन में हो, पोर्ट में हो, रेलवे कंपनी में हो, तब हमें ग्रेजुटी मिलती है। या शॉप में भी अगर है तो शॉप जो है इस्टेब्लिश्ड, कवर्ड होनी चाहिए किसके, ग्रेजुटी एक्ट में। और वहाँ पे पर्सन्स कितने होने चाहिए, मोर देन 12 पर्सन्स होने चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू द 12 मंथ, मोर देन 12 पर्सन्स एंड प्रोसीडिंग टू दी 12 मंथ। ये सब लिमिट्स हैं, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यू जो होता है वो इसी से आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स ग्रेजुटी ऑफ पेमेंट की। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें डीप में बता दूँ तो जो ग्रेजुटी एक्ट होता है स्टूडेंट्स, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो जो हमारा कवर्ड होता है ग्रेजुटी एक्ट 1972 में, और एक नॉट कवर्ड होता है हमारा ग्रेजुटी एक्ट 1972 में। मतलब जहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होता है उसको नॉट कवर्ड कहते हैं, जहाँ पे एक्ट अप्लाई होता है उसको कवर्ड ग्रेजुटी एक्ट कहते हैं। सो कवर्ड जो होता है बेसिकली वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के लिए होता है,
और नॉट कवर्ड ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। प्राइवेट मतलब जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हो वहाँ पे नॉट कवर्ड। तो ये हमें देखना होता है कि हमारा जो ग्रेजुटी एक्ट है वो कवर्ड है या नॉट कवर्ड है, मतलब एक्ट जो है वो 1972 कवर्ड है या नहीं कवर्ड है, क्योंकि दोनों की लिमिट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो अलग अलग हैं। तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रेजुटी इज़ पेएबल व्हेन देयर इज़ कंटिन्यूअस सर्विसेज ऑफ 5 years, मतलब अगर हमने 5 years कंटिन्यूअस सर्विसेज दी हैं तभी हमें ग्रेजुटी पेमेंट होगी। एंड नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ द डेथ एंड डिसेबलमेंट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि डेथ में या डिसेबलमेंट के केस में हमको मिले। ग्रेजुटी जो होती है वो पेड हो जाती है नॉमिनी को भी एंड लीगल जो भी हायर होता है उसको भी पेमेंट हो जाती है। टाइम लिमिट क्या होती है? विद इन 30 days ऑफ द ग्रेजुटी बिकम पेबल, मतलब 30 days में ग्रेजुटी का पेमेंट होता है। मैक्सिमम लिमिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी अब इंक्रीज़ हो गई है। आप लोग कहीं कहीं पे देखोगे 10 lakhs है, बट अब ये 10 lakhs से के बढ़ के 20 lakhs इस साल जो है वो ग्रेजुटी की लिमिट हमारी इंक्रीज़ हो गई है, वो 20 lakhs हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा ये जो ग्रेजुटी की लिमिट 20 lakhs है स्टूडेंट्स, ये हमारी उनके लिए है जो कवर्ड है हमारे एक्ट में 1972। जो कवर्ड नहीं है 1972 में उनके लिए लिमिट 10 lakhs है। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले आप थ्योरी ज़रूर पढ़िए, उसके बाद आप एमसीक्यू को करिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हूँ कि किस तरीके के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल। अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल मतलब जब ग्रेजुटी पेमेंट होती है तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले सैलरी की, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सैलरी में हमारी बेसिक पे आता है एंड डियरनेस अलाउंस आता है, ठीक है। बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। तो हम कैसे निकालते हैं? लास्ट मतलब जितनी भी हमारी 12 मंथ की सैलरी होती है, लास्ट 12 मंथ की सैलरी अपॉन 26, उसको हम 26 से डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे 1 month इज इक्वल टू 26 days लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे वर्किंग डे जो होता है वो 26 होता है, 4 संडे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्किंग डेज हम 26 लेते हैं। इंटू 15 मतलब हाफ मंथ, इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ईयर इन दी सर्विसेज। मान लीजिए हमने 10 साल नौकरी की है तो 10 साल यहाँ पे आ जाएगा, 15 साल की है तो एक्स की जगह पे 15 आ जाएगा, और अगर उन्हें 20 साल की है तो 20 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जितने साल हम वर्किंग हमारी सर्विस होगी वहाँ पे एक्स की जगह पे वो अमाउंट लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेजुटी की अमाउंट निकालते हैं। मैक्सिमम ग्रेजुटी एक्ट यहाँ पे देख लिया, अंडर एक्ट मतलब 1972 जो कवर्ड है वहाँ पे मैक्सिमम ग्रेजुटी 20 है, और जो कवर्ड नहीं है, जहाँ पे ग्रेजुटी एक्ट कवर्ड नहीं होता है, वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 10 lakhs है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पेनाल्टी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पेनाल्टी के बारे में देखें, यहाँ पे लिमिट दे रखी है, आप देख सकते हैं कि पे कितनी क्या पेनाल्टी होती है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट टू दी अवॉइड पेमेंट, ठीक है, अगर हमने फॉल्स स्टेटमेंट किए हैं अवॉइड पेमेंट, सो 6 month 6 month का जितना भी हमारा एम्बोशमेंट होता है, या फिर 10,000 रुपीज़, या फिर दोनों ही हो सकता है। डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एक्ट, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में यही लिमिट हमारी 6 month तो 20,000, या फिर दोनों हो सकती है। नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, अगर पेमेंट नहीं करता तो 6 month या फिर 2 years, ठीक है। तो ये हमारी पेनाल्टी होती है। कंटिन्यूअस सर्विसेज का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस सर्विसेज का मतलब होता है unincorporated services which may be interrupted on the account of sickness, accident, leaves, absence from the duty, and without leave not being treated as a break in the services। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि continuous services is covered under section 2A। सेक्शन इसका याद रखना है, मतलब हमने कंटिन्यूस सर्विसेज दी हो, कोई एक्सीडेंटल ना हो, सिकनेस नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी नॉट वर्किंग की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस सर्विसेज। सो कंटिन्यूअस सर्विसेज में अगर हम बात कर लें तो इसमें क्लासेस हैं। if the employee is not in continuous services within a remaining of the class 1, he shall be deemed to be in continuous services। हम कब मानेंगे उनको? for the period of the 1 year। अगर 1 year की बात कर लेते हैं तो 190 days if the employee was employed below the ground in the mine, and 190 days if the employee was
एम्प्लॉयड इन द एस्टैब्लिशमेंट विच द वर्क इज लेस देन 6 days इन अ वीक, या फिर 240 days इन अदर केसेस में 240 days होगी ये लिमिट। बट अगर हम 6 month की पीरियड की बात करते हैं तो 6 month की पीरियड में केसेस हमारे वही रहेंगे। पहले वाले केस में 95 days, सेकेंड में भी 95 days एंड थर्ड में हमारा 120 days हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं अगर नॉमिनी की, तो नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एवरी एम्प्लॉय हैज़ who has completed 1 year of the services, he is compulsory required to make a nomination form F। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी पर्सन ने, कोई भी एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज दी हैं 1 साल तक, तो उसको नॉमिनी बनाना ज़रूरी हो जाता है, रिक्वायर्ड हो जाता है, कंपलसरी होता है, उसके लिए फॉर्म F उसको फिल करना होता है। एंड नॉमिनेशन जो होता है मस्ट बी मेड विद इन अ 30 days, और कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, विद इन अ 30 days। सो रिकवरी ऑफ, अगर हम ग्रेच्युटी की बात करें तो स्टूडेंट इसके बारे में सेक्शन 8 में बताया गया है। और रिकवरी में क्या होता है कि इफ़ द एम्प्लॉयर फॉल्स टू पे द ग्रेच्युटी विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब अगर एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी देने में जो है वो फेल हो जाता है विद इन अ 30 days ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, देन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी होती है इज एम्पावर्ड टू इशू द सर्टिफिकेट टू द कलेक्टेड ऑफ द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ द ग्रेच्युटी। दैट मीन्स कि तब उस केस में क्या होगा, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगी कि वो अपनी जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर से अपनी ग्रेच्युटी के अमाउंट को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसमें देखिए रिकवरी में दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर शैल ऑल्सो बी लाइबल टू पे द कंपाउंड इंटरेस्ट एज सच रेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दैट मीन्स कि अगर एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी को पेमेंट नहीं करता है, सो वो एम्प्लॉय को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी गवर्नमेंट नोटिफाइड करती रहती है। सो ये कुछ लिमिट्स हैं, ये कुछ नोट्स थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हैं, सो मैंने आपको समझाया। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब ये यूनिट शुरू करेंगे उससे पहले प्लीज़ आप लोग एक बार ये कंटेंट को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए एमसीक्यू थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिएगा आप, पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट आपके कोर्स में 1952 दिया हुआ है, 52 दूसरा एक्ट है, उसके बारे में आपकी 3rd यूनिट में बात की गई है। तो वो मैं 3rd यूनिट में एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगी, तो उसमें डिस्कस करूँगी। ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है। और एक चीज़ और स्टूडेंट, अब इसमें अमेंडमेंट हो गया है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो 2017 का बिल था, उसमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 2018 हो गया है। अब करंट की अगर सिचुएशन की बात करें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एमसीक्यू ले लेते हैं अंडर दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। देखिए अब आप अगर एमसीक्यू करोगे इजीली बता सकते हो। हमने भी को बताया कि अगर हम कवर्ड हैं तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 20 lakhs। अभी हमने आपको बताया क्वालिफाइंग सर्विसेज क्लेम टू दी ग्रेच्युटी, कितने साल की सर्विसेज हमें देनी चाहिए, 5 years की। वही चीज़ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछी गई है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है हमारी, पेमेंट ग्रेच्युटी ऑब्टेनिंग ग्रेच्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट 1972। देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बात की गई वो कवर्ड है हमारे। ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ द 5 year ऑफ द सर्विसेज। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम अमाउंट ग्रेच्युटी हैज़ बीन इनहांस्ड टू 10 lakhs फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे कवर्ड की कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है, तो मैक्सिमम जो अमाउंट होती है वो 10 lakhs होती है। किससे स्टार्ट होती है, 3.5 lakhs ये। ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे पीपल्स की बात की गई है। जो पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है वो अप्लीकेबल होता है इन एवरी शॉप, बट कितने पीपल होने चाहिए, मोर देन 10। ठीक है। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विसेज और पार्ट देयरफॉर इज एक्सेस ऑफ द 6 month द एम्प्लॉयर शैल बी पे ग्रेच्युटी टू द एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ दीज कितने डेज, पहले ऊपर कितना होता है, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 15। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन द केस ऑफ द मंथली रेटेड एम्प्लॉय 15, अगर मंथली रेटेड है तो 15 को हम कैसे डिवाइड करते हैं, 26 से। ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला ही यहाँ पे स्टूडेंट पूछा गया है, फॉर्मूला आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए जो पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होते हैं वहाँ पे 15/26 आता है, और जो कवर्ड नहीं होते हैं वहाँ पे 15/30 आता है। सो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपसे कवर्ड वाला ही पूछा जाएगा। ठीक है। मैंने आपको हालांकि बता दिया कि क्या क्या केसेस होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है इन केस ऑफ द एम्प्लॉय हु is employed in the seasonal established and who is not to so employed throughout the year, the employer shall be
shall pay the gratuity at the rate of the 7 days of the wages is each season. मैंने सीजनल एस्टैब्लिशमेंट का नोट्स इसमें नहीं शेयर किया है, आप इसको देखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो 7 है। 7 days ऑफ द वेजेस ईच सीजन लेते हैं, ठीक है हम लोग। नेक्स्ट है हमारा द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विद इन कितने डेज में पेबल होता है? 30 डेज। ये भी मैंने आपको पीछे भी नोट्स में डिस्कस किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं अपील ऑन द डिसीजन ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी should be preferred within a 60 days of the date of the order, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, ग्रेजुटी का क्या होता है? मंथली सैलरी अपॉन 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ द सर्विसेज जितनी भी हमने उनको दी होती हैं। ये भी मैंने आपसे दोनों देखिए लिमिट्स मैंने पीछे आपसे डिस्कस की थी कि अवॉइडिंग द पेमेंट ऑफ नॉलेजिंग बाय मेकिंग एनी फॉल्स स्टेटमेंट या फिर रिप्रेजेंटेशन शैल बी पनिशेबल विद इन 3 months या फिर 10,000। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है? डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद इन एक्ट, तो 20,000 यही लिमिट हमारी हो जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट में क्या है? कंप्लाइंग वाला पूछा गया तो 20,000 हो जाएगी। नेक्स्ट ले लेते हैं एज पर ग्रेजुटी एक्ट 1972 हाउ मच टाइम इट टेक एन एम्प्लॉय हु वांट टू रिक्वायर फैमिली नॉमिनेशन। अभी मैंने आपको बताया था फैमिली नॉमिनेशन, ये स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत है, इसका आंसर 30 डेज होगा, ये 90 डेज नहीं है, ठीक है, तो ये आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट एज पर ग्रेजुटी एक्ट 1972 इज द मैक्सिमम इम्पोर्शमेंट टर्म फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट। तो वहाँ पे क्या था? 2 years था, 6 month या 2 years। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए 6 month या 2 years, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? ओके नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे पूछा गया डैश इट टेक द ग्रेजुटी बिकम पेबल टू एन एम्प्लॉय हु हैज़ अप्लाइड एज एन ग्रेजुटी एक्ट 1972। तो 30 डेज में उसको पेमेंट होती है। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें पूछा गया है, इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है, नॉमिनेशन का वेरिफिकेशन। देखिए जो यहाँ पे गलत था, ये देखिए यहाँ पे जो 90 वाला मैंने गलत आंसर टिक किया हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, 90 डेज़ की जगह 30 डेज़ होगा। वही यहाँ पे देखिए पूछा गया कि फॉर्म F अगर हम फिल करते हैं तो वहाँ पे कितना होगा? 30 डेज़, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 में। एंड नेक्स्ट हमारा है अपील ऑन द डिसीजन फॉर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शुड बी प्रेफर्ड विद इन 60 days, ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑफ द डेट, ठीक है। तो ये मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई क्वेरी रहती है तो मैं इसको ज़रूर कमेंट करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी यूनिट 3 यूनिट 4। स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग मुझे मैसेज करते हैं मैम जल्दी कर दीजिए यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली देखिए मैं यूनिट को अच्छे से पहले ब्रीफ में देखती हूँ, फिर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको मैं फाइंड आउट करके समराइज़ करके आपके लिए बहुत शॉर्ट नोट्स लेके आती हूँ कि आपको कम से कम पढ़ के आप अच्छे से एमसीक्यू को क्लियर कर सको। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे। मैं आज यूनिट 3 अपलोड कर दूँगी एंड मॉर्निंग नहीं तो आफ्टरनून तक मैं यूनिट 4 अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। अब मैं आपकी कंटिन्यू आपके अकॉर्डिंग टू स्कीम सारी यूनिट्स को अपलोड करूँगी, ठीक है। ओके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और पेपर के बाद ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोज़